नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया भर में पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई उद्योग जगत के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, या क्या ऐसा भी है कि इस मामले में दम ही नहीं है। वरना इतना बड़ा खुलासा हुआ है और इसे लेकर तमाम देशों की शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद कहीं कोई खास राजनीतिक हलचल नहीं दिखती। भारत में क्या इस वजह से भी शांति है कि किसी बड़े नेता या दल का नाम अभी तक नहीं आया है, या इस वजह से कि उद्योग जगत के नाम आए हैं और इनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। इस बात के बावजूद भारत सरकार ने खबरों के छपते ही जांच के आदेश दे दिए। कांग्रेस ने तमाम कागजात को सुप्रीम कोर्ट के हवाले करने के बयान देने की औपचारिकता पूरी कर दी, मगर इसके बाद और क्या हो सकता था। बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जिन नामों को छापा है उनमें से अमिताभ बच्चन और वकील हरीश साल्वे की सफाई आई है। सोमवार को इंडिया बुल्स और डीएलएफ और ऐश्वर्या राय बच्चन की सफाई आ गई थी। बच्चन ने कहा, अमिताभ बच्चन ने, कि मीडिया ने जिन कंपनियों का नाम लिया है मैं किसी के बारे में नहीं जानता, मैं इन कंपनियों में कभी निदेशक नहीं रहा। हो सकता है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ हो। मैंने अपने सारे टैक्स दिए हैं। मैंने बाहर जो भी कमाया है वो कानून के दायरे में कमाया है और भारतीय कानून के अनुसार टैक्स दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी नहीं बताती है कि मैंने क्या गैर कानूनी काम किया है। मशहूर वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि मैंने 2012 में क्रेस्ट ब्राइट नाम से एक होल्डिंग कंपनी बनाई थी, लेकिन कंपनी के पास कोई संपत्ति नहीं है, इसकी आय शून्य है। मैं कानून के अनुसार 2003 से पैसा बाहर भेज रहा हूं। मैंने कुछ पैसे इंग्लैंड की कंपनियों और अमेरिका के एक पेटेंट में लगाए हैं। 2014 के बाद से मैंने 2 जगह टैक्स दे रहा हूं, इंग्लैंड और भारत में। मैंने क्रेस्ट ब्राइट उसमें कंपनी में कभी पैसा नहीं रखा, और भी इनकी लंबी सफाई है। ज्यादातर लोगों की सफाई में यही बात निकल कर आ रही है कि उन्होंने नियमों के तहत ऐसी कंपनियां खोली और पैसों का निवेश किया। पर क्या यह सवाल हो सकता है कि दुनिया में पनामा या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे टैक्स अड्डे क्यों हैं? क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पनामा जैसे देश दुनिया भर के काले धन को छिपाने के अड्डे नहीं हैं? वहां पर हर कोई अपने अपने देश के नियम के अनुसार ही कंपनी खोलता है और पैसे लगाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक अनुमान के तहत ऐसे 80 देश हैं, टैक्स हेवन जिसे बोलते हैं, और यहाँ 1000 से 1200 खरब रुपए रखे गए हैं, जो छिपा कर रखे गए हैं और जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं ये पैसे। अब इतने घुमावदार मामले को तुरंत समझ जाना या किसी को चोर बताकर पकड़ लेना ना तो आसान है ना ही उचित है। अब यहाँ एक और सवाल जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आपसे साझा करना चाहता हूं, जैसे मोसाक फोंसेका नाम की कानूनी सलाह देने वाली कंपनी के सभी ग्राहक कैसे हो सकते हैं? नियमों का पालन करने वाला अमीर उद्योगपति भी कंपनी बनाने या खरीदने में फोंसेका की मदद लेता है। ड्रग माफिया भी अपने काले पैसे को जमा करने के लिए इसी कंपनी की मदद लेता है। बैंक लूटने वाला गिरोह इंग्लैंड का भी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए फोंसेका की मदद लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि फोंसेका एक घाट है जहां पानी पीने के लिए बकरी भी आती है, हिरन भी आता है और बाघ भी आता है, और पहले से वहां मगरमच्छ तो पड़ा ही रहता है। क्या फोंसेका जैसी कंपनी का अस्तित्व आतंक और तरह तरह के भ्रष्टाचार से जूझ रही दुनिया के लिए चुनौती नहीं है? अगर किसी नेता का नाम नहीं आया है तो फोंसेका जैसी कंपनियों के अस्तित्व को लेकर ही बेचैनी क्यों नहीं दिखती है? फिर तो ये 370 पत्रकारों का साल भर तक 1 करोड़ दस्तावेजों का पढ़ना एक बेकार अभ्यास घोषित कर देना चाहिए। पर इतना बेकार होता तो भारत सरकार ने जब एक कानून बनाया तो उसके डर से 2000 करोड़ रुपए का खुलासा कैसे हुआ? काश ये भी पता होता कि ये पैसा पनामा से ही आया या बिहार वाले मोकामा से। मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, हालांकि इस कानून का संबंध विदेशों में मौजूद संपत्ति से ही है, मोकामा का नाम पनामा से राइम के लिए ले लिया। अब आप आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ने के भाषणों को याद कीजिए और आतंकी संगठन से लेकर प्रतिबंधित मुल्क सीरिया की मदद करने वाली कंपनियों के नेटवर्क की हकीकत को समझिए। आतंक से लड़ने के नाम पर आपको जो झांसा दिया जा रहा है वो खेल कुछ और भी हो सकता है। इस युद्ध में सीरिया के राष्ट्रपति को भी आरोपी माना गया है और उनकी सरकार पर अमेरिका ने कई प्रकार की पाबंदी लगाई है। इसके बाद भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो सीरिया को तेल और गैस की सप्लाई कर रही हैं, जिससे उसके लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। पनामा पेपर से पता चलता है कि कई कंपनियों ने अपना एक नेटवर्क बनाकर सीरिया को पाबंदी के बाद भी सप्लाई जारी रखा है। इनका राष्ट्रवाद तो अलग ही होता है। ऐसी 3 कंपनियों पर अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल OFAC ने पाबंदी लगाई है।
इनमें से एक कंपनी के लिए लॉ फर्म मोसाक फोंसेका ने भी काम किया है। मोसाक फोंसेका ने के एक प्रवक्ता ने ICIJ, जो पत्रकारों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसे बताया है कि उनकी फर्म बैंकों और दूसरी लॉ फर्म जैसे बिचौलियों के जरिए ही उन ग्राहकों की समीक्षा करता है और उनका बैकग्राउंड चेक करता है जिन्हें वो मोसाक फोंसेका के पास भेजता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की पाबंदियों के दायरे में आने वाले, ध्यान से सुनिएगा, करीब 334 लोगों और कंपनियों के साथ मोसाक फोंसेका ने काम किया है। रिकॉर्ड कहते हैं कि पश्चिम एशिया में सक्रिय आतंकवादियों और युद्ध अपराधियों के संदिग्ध फाइनेंसर्स के लिए फर्जी कंपनियां बनाकर मोसाक फोंसेका ने पैसा कमाया है। इसके अलावा मेक्सिको, ग्वाटेमाला और पूर्वी यूरोप के ड्रग माफिया, ईरान और उत्तर कोरिया में एटम बम बनाने से जुड़ी जानकारियां फैलाने वालों और दक्षिण अफ्रीका के आर्म्स डीलर, हथियार डीलर के लिए भी शेल कंपनियां बनाने में मोसाक फोंसेका का रोल रहा है। अगर यह बात सही है तो क्या आप मोसाक फोंसेका जैसी कंपनी के होने और उससे सबके रिश्ते या उससे सुविधा लेने का खतरा समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह कैसी ईमानदार और सज्जन कंपनी है जो आतंकवादी संगठन के लिए भी कंपनी खुलवा देती है, ड्रग माफिया के लिए भी खुलवा देती है और नियमों के आधार पर काम करने वाले उद्योगपतियों के लिए भी कंपनी खुलवा देती है। बैंक को अपने ग्राहकों की समीक्षा करनी होती है, वो जाने किस किस के लिए कंपनी खुलवाने में हमें क्लीन चिट देते हैं, ये मोसाक वाले कहते हैं। वाह रे दुनिया। तो आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि बैंक और वकील मिलकर क्या गुल खिला रहे हैं? इस खुलासे से क्या आपको पता चला कि वर्षों तक, मैं एक और जानकारी दे रहा हूं, जो पता चला कि वर्षों तक स्विस बैंकिंग कंपनी UBS और पनामा की मोसाक फोंसेका एक दूसरे के साथ मुनाफे वाली साझेदारी में रही हैं। UBS में ऐसे ग्राहक थे जिन्हें अपने पैसे छुपाने के लिए दूसरे देशों में फर्जी कंपनियां चाहिए थी। मोसाक फोंसेका ऐसी कंपनियों को बनाने में माहिर है, लेकिन 2010 में UBS को डर लग गया कि अमेरिका में उस पर टैक्स चोरी और हवाला के मामले चल सकते हैं। UBS बैंक के डायरेक्टर इसके बाद शेल कंपनी के कारोबार से बाहर होने के ताक में लग गए। 28 सितंबर 2010 को स्विट्जरलैंड के जूरिख में एक बैठक में काफी तनाव हो गया, जिसमें UBS ने कहा कि सीक्रेट अकाउंट के पीछे शेल कंपनियों के मालिकों की पहचान के लिए मोसाक फोंसेका जिम्मेदार है, बैंक नहीं। अब याद कीजिए पहले क्या कहा था जो मैंने अभी पढ़ा, कि फोंसेका ने कहा कि वो कंपनी कह रही है कि खतरनाक ग्राहकों की पहचान के लिए बैंक जिम्मेदार है, वकील वाले कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं आपस में, आपको लग रहा है कि आप वॉलीबॉल का मैच देख रहे हैं। मोसाक फोंसेका के कर्मचारी हैं, इनका नाम मैं नहीं पढ़ सकता, कोई डाइटर कौन बुखोल जाए, उन्होंने कहा है कि उनकी फर्म को नहीं पता कि UBS के ग्राहकों के लिए बनाई गई कुछ कंपनियों के असली मालिक कौन है, क्योंकि बैंक ने इसकी जानकारी नहीं दी है। 500 से ज्यादा बैंकों, उनकी सहयोगी कंपनियों और उनकी शाखाओं ने मोसाक फोंसेका के साथ करीब 15,600 शेल कंपनियां रजिस्टर की थी, यानी कागजी कंपनियां। बाद में UBS बैंक इस खेल से बाहर हो गया और अपनी नीतियों को सख्त कर ली उसने। हम और आप बैंकों पर कितना भरोसा करते हैं? मोसाक फोंसेका ने आतंकवादी संगठनों से लेकर ड्रग माफिया के लिए फर्जी कंपनियां खुलवाई है, अमीरों के लिए पैसे ठिकाने लगाने में मदद की है। उस फोंसेका से 500 बैंकों के रिश्ते रहे। क्या इसलिए हंगामा नहीं है कि चंद हाथों में पूंजी जमा होने के इस खेल को कोई खराब नहीं करना चाहता? क्या ये वही खेल है जिसके कारण 1% लोगों के पास 90% संपत्ति पर कब्जा है? पूंजीवाद में अगर सबको बराबर का चांस मिलता है तो सारा पलड़ा उस 1% की तरफ ही क्यों है? क्या ये सारा खेल पूंजीवाद के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? वैसे मूल सिद्धांत क्या है ये भी मैं ठीक से नहीं जानता, मगर समझने और आपसे बात करने के लिए कह रहा हूं। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ YL अवाद साहब हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं साउथ एशिया न्यूज एजेंसी के, और P वैद्यनाथन अय्यर साहब हैं, नेशनल एडिटर हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, और एक्सप्रेस ने अपने अखबार में और वेबसाइट पे खूब ऐसा छापा है, 10 पन्ना भर दिया है छाप के, ऐसा लग रहा है पूरा दस्तावेज है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कितनी खबरों को इसको दिलचस्पी से पढ़ी है। कई जगहों पर यह बात समझ में आती है कि फोंसेका और उसकी भूमिका से कितने खतरनाक पहलू दुनिया के इस हिस्से में मौजूद हैं, वो इतने जटिल हैं कि शायद इसीलिए हमारी आपकी समझ से बाहर की चीज हैं। अय्यर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि
ठीक है, आप लोगों की जांच में जो पता चलता है कि मोन्सेका जी तो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो आता है हम कार बना के दे देते हैं, लेकिन वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका वजूद कैसा है, एग्जिस्टेंस कैसा है कि उनके पास आप भी जा रहे हैं कंपनी खुलवाने के लिए, आतंकवादी लोग भी जा रहे हैं, माफिया लोग भी जा रहे हैं, तो ये किस नियम के तहत हो रहा है? और क्या आप लोगों की जांच में आप अगर हमारे दर्शकों को बता दें, क्या ये ठीक ये बात निकल कर आई है कि इस लॉ फर्म ने, जो अपने आप को पाक साफ बताती है इस मामले के बाद, इस लॉ फर्म फोन्सेका ने आतंकवादी संगठनों को भी मदद की है? जैसे आज आपकी पहली खबर थी कि दाऊद के की पैसे को भी इस को यहां से वहां ले जाने में इस कंपनी ने मदद की थी। अय्यर साहब जी देखिए, मोज़ैक फोन्सेका, उनका जो ड्यू डिलिजेंस होता है, जो नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, हमारे देश में तो इतने आसानी से बैंक नहीं खोल सकते जितने आसानी से आप मोज़ैक फोन्सेका पनामा में जाके एक कंपनी खोल दे सकते हैं। हमारे देश में अभी भी बतेरे चीजें मांगते हैं जो एक बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत होती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर हमारे देश में अभी काफी सुविधाएं ज्यादा हो गई है, जिससे लोग आसानी से थोड़ा बैंक में अकाउंट खोल पा रहे हैं। यहाँ पर मोज़ैक फोन्सेका का जो ड्यू डिलिजेंस होता है, जो वो आपकी पूरी पूछताछ करता है, वो इतना कम होता है, इतना लैक्स होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनका, कि आप जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम पहाड़गंज और बम्बई के चालों में लोगों के घर गए, जिनके नाम कुछ लोगों के नाम उधर आए हैं, तो वहां पर तो वो पहले तो वो आदमी नहीं मिलता है, फिर वो अपने दस्तावेज देता है जो मोज़ैक फोन्सेका को, वो 1 महीना ही वो घर में रहा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी का नाम का पकड़ा देता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप इतनी आसानी से एंटिटीज खोल देते हैं, ऑफशोर एंटिटीज। दूसरा, इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉ फर्म्स हैं, जो इंटरमीडियरीज कहलाते हैं, जो मोज़ैक फोन्सेका को इंडिया में उनका बिजनेस फैलाने में मदद करते हैं। अब ये बात जरूर है, मैं इसमें एक क्वालिफिकेशन दूंगा जरूर, कि जैसे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा कि इसमें लेजिटिमेट रीजंस भी हैं, लोग जिससे ऑफशोर एंटिटीज खोलते हैं, लेकिन अब उन एंटिटीज में क्या होता है, उन एंटिटीज में और कोई भी पैसा आता है, उन एंटिटीज का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उसके शेयर होल्डर्स क्या पनामा का ही कोई और ट्रस्ट है या फाउंडेशन है, जिसके बेनिफिशियल ओनर्स जो आपको बिल्कुल पता भी नहीं है, उसके ओनरशिप क्या है। तो ऐसा भी वहां पे कंपनी बन सकती है और बहुत जगह से पैसा वहां आ सकता है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉ फर्म्स भी इतने तरीके बताते हैं क्लाइंट्स को, जो सही मायने से काम करता है वो तो बहुत बड़े लॉ फर्म की मदद ले लेता है, जो नहीं करता है वो तो सीधा पनामा भी पहुंच जाता है। वो एक सूटकेस में कुछ रुपए लेके, अपना आइडेंटिटी लेके, वो पनामा जाकर भी अकाउंट खोल ले सकता है। पनामा ही नहीं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी मोज़ैक फोन्सेका अय्यर साहब, एक सूचना आई है कि आइलैंड के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम इस खुलासे में आया है, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर जल्दी चुनाव कराने की मांग की है और संसद भंग करने की बात कही है। नॉर्वे में भी कुछ गतिविधियां हो रही है, वहां के बैंक से पूछा जा रहा है, टॉप कॉरपोरेट को बुलाकर एक मीटिंग होने की बात कही है। पर आपने कहा कि जो फोन्सेका कंपनी है, वो उस कंपनी के तो बहुत सारे संदिग्ध रिश्ते हैं। ये बात तो आ रही है, अमेरिका के प्रतिबंधित सूची से भी आ रही है, पनामा पेपर से भी आ रही है कि वो आतंकवादियों, ड्रग माफियाओं की भी मदद करती है। एक आपने कहा कि उस कंपनी की मदद यहां के भी लॉ फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। एक तीसरी बात आपने कही कि आप पहाड़गंज और मुंबई के चौलों में गए थे। इसे एक बार और स्पष्ट कर दे, मैं शायद नहीं सुन सका, मुझे लगता है कि दर्शक भी शायद इस पॉइंट को मिस कर गए होंगे। तो क्या ये जो कंपनियां हिंदुस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियां हैं, इस फोन्सेका की मदद कर रही हैं, क्या उनको अलाउ है कि आप एक ऐसे कंपनी की मदद करेंगे? हमारा देश आतंक को लेकर इतना पीड़ित रहता है, आतंक के साथ लड़ना चाहता है, वो ये कंपनियां एक ऐसी कंपनी की मदद कर रही हैं जो आतंकवादियों की भी कंपनियां खुलवाती हैं। अय्यर साहब जी, इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इसमें जो कंपनीज एडवाइस करती है और जो कंपनीज, ये एक सवाल उठता है कि
इनके ऊपर स्क्रूटिनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इसमें बहुत नामी लॉ फर्म्स भी हैं जो बड़े वेल हील्ड कस्टमर्स को भी मदद करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन या इंडिविजुअल्स की भी मदद करती है, नागरिकों की भी मदद करती है। तो अब ये इसमें देखना बहुत जरूरी है कि ये लोगों ने जब एंटिटीज बनाई उधर, वो एंटिटीज में क्या हो रहा है, उसमें कहां से पैसा आ रहा है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से का ही पैसा उसमें आ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहाड़गंज वाली बात आपने क्यों पहाड़ जी, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि आप देखोगे तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा हमने इतने महीनों से निकाला है, उसमें काफी नाम है। तो उसमें अब वो इन्वेस्टिगेशन का हमारा एक नया ही एक एवेन्यू ओपन कर दिया है कि उसमें ऐसे भी लोगों के नाम हैं जो आप सोच नहीं सकते कि वो लोग ऐसे ऑफशोर एंटिटीज खोल सकते हैं क्या। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जो ऐसे घरों में रहते हैं, एक कमरे वाले घरों में जहाँ पे टॉयलेट शेयर होती है, ऐसे वाले घरों में भी रहते हैं, और वहां पर आप जाओगे तो पता भी नहीं चलता है वो बंदा अगर 6 महीना रहा या 1 साल रहा, तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वहां इंट्रूजन नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो थोड़ा रिपोर्टर के लिए भी थोड़ा दिक्कत होता है वहां पे लोगों से जाकर बात करने में और बहुत ज्यादा सवाल करने में। फोटो समझ में आ गया। अवाद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक फोटो तो समझ में आ गया कि कैसे फोनसेका की मदद की जा रही है। अभी अय्यर साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे लोगों के नाम पर खुल गई हैं जो पहाड़गंज और मुंबई के चौल में रहते हैं, जिन्हें शायद कंपनी चलाना तो दूर, मतलब खोली कैसे जाती वो भी ना मालूम हो। तो ये भी शायद नियमों के तहत हो रहा हो। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं, इसमें बैंक की भूमिका आई है, एक ऐसे नेटवर्क की भूमिका आ रही है कि जिसमें ये हर तरह की मदद कर रहा है। सीरिया की एक कंपनी है जो एक कंपनी का नाम आया जो सीरिया के असद की मदद करती है, वहां तेल और गैस की सप्लाई करती है। क्या इस नेटवर्क से जो पनामा जैसे वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन जो हैं, इन सब जगहों में जो पैसा रखा जाता है, क्या इन सब नेटवर्क से आपके अध्ययन में कभी ये सामने आया है कि आतंक के नेटवर्क को भी इसमें इसका पालन पोषण हो रहा है? ये नया चीज तो नहीं है, सबसे बहुत पुराना है। जैसे आप देख लो कॉन्ट्रा रेबल का जो निकारागुआ में जब तक उनका कॉन्ट्रा रेबल हम वो कह रहे हैं, और जब तक ईरान गेट भी है जो उनकी बंदूक में आ रहे थे इसराइल के थ्रू, वहां पर ईरान में खरीद लिया था। हाँ। उसकी ये पैसा कहाँ से आया, किसने दे दिया था, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है। यहाँ पर अभी तक जो अभी खुल रहा है पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए, अभी तक ये दिस इज अ मोल इन द आइसबर्ग ऑफ द स्टोरी, क्योंकि ये तो दिस इज वन ऑफ 21st सेंचुरी में मतलब सबसे बड़ी वाली के एक्सपोजर है, मतलब इट इज बिगर देन विकीलीक्स जो अभी तक ये वाले है। हाँ। फिर मैं चाहता था कि आप थोड़ा मदद करें हमारे दर्शकों को समझने में कि आतंक के नेटवर्क को, देखिए आतंकवादी घटना होती है तो सारे नेता टीवी पे आके भाषण देते हैं, ठीक, और सुरक्षा के नाम पे, लड़ाई के नाम पे हमें एयरपोर्ट पे सुरक्षा दी जाती है जहां हम जूते उतारते उतारते परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमें ये खबर पढ़ने को मिलती है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक फर्जी कंपनी बनाकर आतंकवादी संगठनों की मदद कर रही हैं, जिस सीरिया को आतंकवादी बताकर और या फिर जन विरोधी बताकर उस पर हमला किया जा रहा है, उनकी मदद कर रही है, तो जरा गेम समझना चाहते हैं ना, ये कंपनियां ग्लोबल हैं या वाकई एक सुपर नेशनल चीज है? ये सबसे बड़े नंबर है। वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर भी है, मंत्री भी है, ये इसका नाम है। ये पैसा में जिसको बैक किक कर कह रहे, अगर आपके लिए अमीर ऑफ कतार है जो उनके पास वहां पर बैरल ऑफ गैस में फिर भी उनके अकाउंट भी है उधर, अगर हुस्नी मुबारक में जो इजिप्ट में उसके अकाउंट भी है, बशार अल असद का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सीरिया के लिए उसका नाम भी नहीं है, लेकिन उनकी कह रहे इस्तिजार में उनके साथ में ये लोग है। अगर सही है वो कह रहे ये तो किकबैक्स है, क्योंकि सीरिया का पैसा कहां से आ रहा है? सीरिया का पैसा अभी तक 5 साल के ऊपर है, उन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया था रशिया के और ईरान से पैसा से आया सरकार की, उसकी क्या जरूरत थी वहां पर ये खोलने के लिए अकाउंट में? अगर सीरिया के सबसे बड़ा राष्ट्रपति में वहां पर प्रेसिडेंट बशार अल असद है, सबसे बड़ा दोस्त है 10 साल के लिए अंदर अर्दोगान में, तुर्किश प्रेसिडेंट भी है और अमीर ऑफ कतार हामद भी है, दोनों के 10 साल के रिलेशन है। अगर उनकी पैसा देने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए, ये सबसे वाले का एक्सपोजर, ये दोनों की चीज है। तीसरी बात है, ये तो समझना पड़ेगा लोग है आपकी,
अगर एक ही भी अमेरिकन नाम भी नहीं है इसी लिस्ट में, तो रीजन क्या है कि कोई करप्टेड अमेरिकन लीडर भी नहीं है। अमेरिका के कई बड़े अखबारों ने छापा तक नहीं है इस खबर को। और तो सुरूर का जो उनकी कंसोर्टियम वाले जो जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बनाया था, उन्होंने खुद फाइनेंस भी किया था, ये इसलिए हुआ था, एक्सपोजर कर दिया था। जैसे हमारा विकीलीक्स वाले का जो, ठीक है, ये इसके अलावा है। मैं ये नहीं कहना चाहते ये सीरियन का क्राइसिस में ये पैसा उसके लिए आया जाता, इसलिए युद्ध में भी चलना जा रहे थे। इट इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ दिस। पर इस टेरर नेटवर्क में ये जो तेल और गैस की कंपनियां हैं, इन सब के पैसे आवाजाही करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। भाई तेल में किस चीज के लिए चाहिए? जब तक रशिया में खुद पैसा भी देते, तेल भी देते, गैस भी देते, ये सिर्फ किक बैक्स के लिए बात करना, किक बैक्स के लिए।